हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस इम्पॉर्टेंट यूट्यूब सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैं हर बार जेआरएफ क्रैक कर पाता हूं और आप भी कैसे कर सकते हो ये चीज़, है ना। तो देखिए, जेआरएफ जो है इसको क्रैक करना अपने आप में जो है एक फीट है ना, एक अचीवमेंट है। और इसको क्रैक कैसे कर लेता हूँ मैं एग्ज़ाम देता हूँ बहुत आसानी से। मैं बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए सोचता नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन हर बार मैं कैसे कर सकता हूँ, ये चीज़ें जो है ना सोचने वाली बात है। मैंने भी एनालाइज़ किया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एनालाइज़ करके और अपने लर्नर्स को बता सकूँ ताकि वो भी ये चीज़ अचीव कर पाएँ। देखिए, हम लोग साथ में पढ़ते हैं और मेरा मकसद यही है कि कैसे आप लोगों को मैं आपके सबसे बेहतरीन फ़ेज़ में ले जा पाऊँ। यानी आप अपने जो आपका कॉग्निटिव एबिलिटी है उसका कैसे सबसे हाईएस्ट इस्तेमाल करके और आप जो है जो भी आपका ड्रीम है जैसे जेआरएफ अचीव करना या नेट अचीव करना कैसे कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको यूज करके मैं हर बार जेआरएफ क्रैक कर पाता हूँ और आप भी कर सकते हो। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए नीचे जाके, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम जो है ये इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा। हमारी ये छोटी सी कम्युनिटी और बड़ी बनेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि इस लेटेस्ट एग्जाम में भी मैंने जेआरएफ क्रैक किया है। यानी जो अभी री एग्ज़ाम हुआ था, तो इस री एग्ज़ाम में भी मैंने जेआरएफ क्रैक किया। इसके पहले भी मैं दिसंबर में जेआरएफ क्रैक कर चुका हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है और मैंने भी इस चीज़ को एनालाइज़ किया। तो मुझे सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि देखिए, इस एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को समझिए। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और आप जो है अभी जो है इस फील्ड में आए हुए हैं, आप चाहते हैं कि हाँ, इस बार जो है मैं जेआरएफ या नेट क्रैक कर लूँ फर्स्ट टाइम में ही। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को समझिए। आपको पेपर 1 समझना होगा और आपका पेपर 2 कौन-सा है, वो यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट उसका रोल है। तो पेपर 2 हो सकता है कि आपका जो है जैसे एजुकेशन के ज़्यादातर छात्र यहाँ पर हैं, लेकिन और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है आप साइकोलॉजी के हो या फिर कॉमर्स के हो सकते हैं, मैनेजमेंट के हो सकते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ में और भी सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, है ना? सोशल साइंसेज़ के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए जाके ऑफ़िशियल वेबसाइट से, उसको प्रिंट कराइए जो मैंने किया था। मैंने पहला काम यही किया था जब मुझे किसी ने बताया था जेआरएफ के बारे में, तो मैंने सिलेबस को प्रिंट आउट कराया। मोटे पेज पे प्रिंट आउट कराया और उसको 1 दिन 2 दिन तक मैंने अच्छे से देखा, अच्छे से समझा कि क्या-क्या है उस सिलेबस में। पेपर 1 के सिलेबस को प्रिंट कराइए, पेपर 2 के भी सिलेबस को प्रिंट कराइए। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं। और पेपर 1 आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है। इसमें अलग-अलग यूनिट्स जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन हो गया, आपका हायर एजुकेशन सिस्टम हो गया, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट हो गया, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे करके 10 यूनिट्स होते हैं, है ना? तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस आप सबसे पहले डाउनलोड करिए और इसको समझिए, इसको अच्छे से एनालाइज़ करिए। और देखिए, यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 का आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आधा काम आप कर चुके हो, है ना? और मैं सही बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस आपके सामने होगा, बार-बार आपका ध्यान उसके ऊपर जाना ही है। अब आपको जो है ये एनालाइज़ करना होगा कि बहुत ज़्यादा वेटेज कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है। कुछ जो है ना हॉट टॉपिक्स होते हैं जो एग्ज़ामिनर के फ़ेवरेट होते हैं और इन हॉट टॉपिक्स के बारे में आपको मालूम कैसे चलेगा? हमारे थ्रू। आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, डेली हम प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे कराते हैं और प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको वही क्वेश्चंस कराता हूँ जो अभी पूछा जा रहा है। पास्ट ईयर के पेपर आप खुद से भी एनालाइज़ कर सकते हैं। आप जो है पिछले 10 साल के पेपर निकाल लीजिए। मैं तो कहता हूँ 5 साल के ही निकालिए क्योंकि पैटर्न अब काफ़ी चेंज हो चुका है। तो 5 साल के पेपर्स निकालिए और देखिए कि प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं। लेटेस्ट अगर आप पेपर निकालते हैं 2023 का और 2024 का, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे जो है इस पैटर्न में बदलाव हुआ है। पहले जो है जो प्रश्न थे वो कैसे पूछे जाते थे और अभी जो है क्या पूछा जा रहा है। अभी हमें जो है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना डीप क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जो कि टॉपिक्स के अंदर से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कम देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों को एनालाइज़ करना होगा। ये चीज़ मैंने भी किया था। तो सबसे पहले तो आपको प्रिंट कराना है आपका जो सिलेबस होता है वो, है ना? अब स्टडी प्लान रेडी करिए। देखिए, एक डिटेल्ड रियलिस्टिक स्टडी प्लान रेडी करिए। ऐसा स्टडी प्लान बनाइए जिसको आप अचीव कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने बना दिया कि मुझे दिन में 18 घंटे पढ़ना है या 15 घंटे पढ़ना है। मैं घंटे नहीं जोड़ता हूँ, आप समझ लीजिए। देखिए कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, हाउ मेनी आवर्स अ डे यू आर स्टडिंग, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप फ़ोकस्ड कितने घंटे हो, है ना? आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन फ़ोकस होके कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, है ना?
आपका फोकस जो है, अगर 1 घंटे भी आप पढ़ रहे हो और उस 1 घंटे में सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, बाकी कहीं आपका ध्यान नहीं है, तो आपका वो 1 घंटा जो है ना, वो किसी और के 5 घंटे के बराबर हो सकता है। तो रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाइए, टारगेट्स बिल्कुल क्लियर रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे पेपर 1 को आपने लिया और पेपर 1 का आपने सोचा कि आज जो है इसका यूनिट 1 मैं देखूँगा और यूनिट 1 को जो है पढ़ने की कोशिश करूँगा। यूनिट 1 को आप टारगेट बनाइए कि 1 हफ्ते में मुझे कंप्लीट करना है। 1 हफ्ते में आप यूनिट 2 को कंप्लीट करने का टारगेट बनाइए। ऐसे करके टारगेट्स बनाइए, छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करिए, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए सिलेबस को और उसके बाद उसको अचीव करिए, ना कि एक ही बार पूरा प्लान बनाइए, है ना? अब हर दिन, हर हफ्ते का एक प्लान बनाइए, इस प्लान को आप रेडी कर लीजिए। ज़्यादा टाइम जो है ना चैलेंजिंग टॉपिक्स को दीजिए, जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत होता है। कुछ लर्नर्स हैं जिनको हो सकता है कि दिक्कत आता हो डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में, लॉजिकल रीजनिंग में, है ना? मैथमेटिकल रीजनिंग में, इसमें दिक्कत है। कुछ लर्नर्स हैं जिनको हो सकता है कि इन सभी में दिक्कत ना आता हो, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हो सकता है दिक्कत आता हो। कुछ लर्नर्स हैं जिनको मैं खुद जानता हूँ, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जिनको प्रॉब्लम आता है। किसी को प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, है ना? या फिर आप करिकुलम स्टडीज आपका अगर पेपर 2 एजुकेशन है तो उसमें प्रॉब्लम आता हो। बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो ज़्यादा टाइम उसी यूनिट को देना है जो आपको चैलेंजिंग लगे, उसी टॉपिक को देना है ना? और रेगुलर स्लॉट रिवीजन के लिए आप रखिए। तो रिवीजन भी आपको डेली करना है। जो भी पढ़िए, आप सुबह में जो है 5 बजे के आसपास, 4 से 5 के बीच में उठिए और इस समय जो है 4 बजे से 5 बजे जो है ना, मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ पढ़ाई के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक छात्र हैं, तो आपको 4-5 बजे सुबह में उठ के पढ़ना होगा। शांत माहौल होता है, ऑक्सीजन से भरपूर, चारों तरफ जो है बिल्कुल ही शांति, और उसी समय जो है आप सबसे बेस्ट किसी भी चीज़ को रिटेन कर पाते हैं ना। तो उस चीज़ पे रिवीजन का टाइम जो है ये रख लीजिए अपना। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। शॉर्ट टर्म में आप यूनिट वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ अचीव करना है। लॉन्ग टर्म में आप ये देख सकते हैं कि हाँ, पेपर 1 में मुझे क्या-क्या कर लेना है, पेपर 2 में कैसे-कैसे करना है, और इस प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए। बहुत ज़्यादा जो है ना फिक्स्ड टाइम टेबल मत बनाइए, वरना अगर ये पूरा नहीं होगा तो आप जो है बेमतलब डिमोटिवेट हो जाएँगे, है ना? तो इसलिए ये टाइम टेबल जो है वो फ्लेक्सिबल बनाइए और रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए टाइम टेबल में। मोटिवेटेड रहिए, हमसे जुड़ते रहिए, मोटिवेट आपको हम करते रहेंगे। डेली प्रैक्टिस सेशन होता है और उसके थ्रू जो है आपको बहुत हेल्प मिल जाता है ना? और अभी तक हमारे जो है लगभग 65 ये प्रैक्टिस सेशंस हो चुके हैं और ये एग्ज़ामिनेशन तक जारी रहेंगे प्रैक्टिस सेशन। तो ये भी आपको मोटिवेट करेगा, क्योंकि आप जो है डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपका कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बहुत लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने जो बेसिक्स है वो क्लियर करिए। पेपर 1 के लिए आपको जो है ना फंडामेंटल्स पे फोकस करना होगा, जैसे रीजनिंग वगैरह हो गया। बहुत सारे लोगों का मैथ्स में दिक्कत होता है, तो थोड़ा फार्मूला वगैरह देख लीजिए। आप देखते हैं डीआई में जो है ना रेशियो का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार जो है आपसे परसेंटेज का, तो परसेंटेज, रेशियो, इन सब का छोटा-छोटा फार्मूला होता है, उसको थोड़ा-सा ध्यान रखिए डीआई का। टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह ये हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है लॉजिकल रीजनिंग में, खासतौर से इंडियन लॉजिक में, तो उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं ना। और देखिए, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्लासेस तो हमारे बैचेज़ में चलते ही हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं बैचेज़ को, तो भी जो है आप जो है ये चीज़ें आप डेली हमसे प्रैक्टिस सेशन में जुड़िए। जो भी अभी तक यूट्यूब पे चीज़ें अवेलेबल हैं उसको ही करिए। लेकिन मैं तो हमेशा से ही रिकमेंड करता हूँ कि एक सिस्टमैटिक तरीके से ही आप पढ़ाई करिए। अगर हो सकता है, अगर आपके पास हैं पैसे कि आप जो है इन सेशन से, ये हमारे जो क्लासेज हैं इससे जुड़ सको, तो बिल्कुल जुड़िए। वहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी। पेपर 2 जो है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, और आपका सब्जेक्ट है तो आपको नॉलेज होना बनता ही है, क्योंकि आपने मास्टर्स किया है अगर उस सब्जेक्ट में, तो जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया वहाँ पर एक्सपेक्टेशन आपसे वही होता है कि आपको सारी चीज़ें लगभग मालूम ही होनी होती है ना? तो फाउंडेशनल टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन वहीं से उठते हैं, है ना? जो भी क्वेश्चन बेसिक्स हैं वहीं से उठते हैं, लेकिन ये जो है ना एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। तो अपने बेसिक्स को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाइए, है ना? ये मैंने किया था और इसीलिए मुझे अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें यूज़ करिए वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो है पैसे बचाने के लिए कुछ भी कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल ही सिस्टम ही नहीं है। एक तो अपना टाइम टेबल बनाइए कि हाँ, डेली मुझे पढ़ना है, और दूसरी चीज़ कि हाई क्वालिटी तरीके से, जैसे क्वालिटी कंटेंट आपको जहाँ मिलता हो। एक बुक भी आप ले रहे हैं तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक लीजिए, है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है शॉर्टकट के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अपना लर्निंग है उसको ऑनलाइन रिसोर्सेज़ से, जैसे मान लीजिए खुद से भी आप पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन भी उसको जो है ढूँढिए, अपने से सर्च करिए, एकेडमिक आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर वगैरह। इतना आप जो है नहीं करिए, लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आता है, मैं आपके लिए जो है यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। एक डाउट ग्रुप हमने बनाया हुआ है टेलीग्राम पर, जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन वो इनवाइट ओनली डाउट ग्रुप है।
तो आप सीरियस लर्नर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके और बोलिए, आपको लिंक मैं दे दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है वो डायरेक्टली उसमें कोई नहीं जुड़ सकता, ओपन ग्रुप नहीं है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर हम बहुत ही फोकस्ड होके और हमारा ध्यान यही होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ मैं सॉल्व करूँ, और बहुत ज़्यादा भीड़ करने का कोई मतलब नहीं है। और मेरा जो है बहुत ही जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा माइंड है, मैं बहुत ज़्यादा जो है इस हौच पौच में रहना पसंद नहीं करता हूँ। फिर ऑनलाइन कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको उन्हीं क्लासेस में दी जाती हैं। जितने में लोग आपको मॉक टेस्ट करवा रहे हैं उतने में तो हमारा पूरा जो है पेपर 1 पेपर 2 मॉक टेस्ट सभी आ जाता है ना। तो जेआरएफ के स्टैंडर्ड और क्वालिटी के हिसाब से आपको जो क्वेश्चंस कराए जाएँ, जहाँ पर आपको उस हिसाब से पढ़ाया जाए, वहीं आप जुड़िए। पेपर 1 के लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पेपर 1 के लिए आपको हमसे बेटर कंटेंट जो है ना वो नहीं मिलेगा। मैं रिफ्रेश करता रहता हूँ, रिफाइन करता रहता हूँ कंटेंट को कि कैसे मैं बेटर से बेटर जो है वो आपको क्वालिटी दे पाऊँ। आने वाले टाइम में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, और वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे, और वो नोट्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन अभी नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि उस पे मैं काम अभी स्टार्ट किया है मैंने। आप प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। हमारे ज्ञानस्थली का एप्लीकेशन भी है, वहाँ भी मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट में भी आप एनरोल कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट जो है ना एक तरीके से आपको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में सेम वही तरीके से उसी सॉफ्टवेयर पे जो है हम आपको टेस्ट करवाते हैं जैसे एनटीए आपका टेस्ट लेता है। तो इससे आपको 3 घंटे सबसे पहले तो बैठने का आदत डालना होगा, क्योंकि 3 घंटे अपने आप में एक बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और दूसरी चीज़ कि वो क्वेश्चंस भी उसी लेवल के होते हैं, तो आपको अपना दिमाग जो है ना वो हफ्ते में कम से कम एक बार तो मॉक टेस्ट देना ही होगा, ताकि आपका दिमाग उस हिसाब से जो है बनता रहे, है ना। उसके हिसाब से आपको स्विच करना होगा। आप मॉक टेस्ट देने के बाद आपको अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना होगा, उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना होगा, और जहाँ भी दिक्कत आए मैं बैठा हुआ हूँ। चाहे आप हमारे बैचेस से जुड़े हों चाहे ना जुड़े हों, वो डाउट ग्रुप जो है प्रतीक्षा डाउट ग्रुप नाम से है वो टेलीग्राम पे। आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मांगिए, मैं दे देता हूँ, और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर्सनल गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ, है ना। और धीरे-धीरे अपने स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाइए, टाइम्ड प्रैक्टिस करिए। टाइम प्रैक्टिस को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक अलार्म क्लॉक रखिए अपने साथ, या नॉर्मल जो भी एक घड़ी होती है उसको रखिए, और जैसे आप 1 घंटे का आपने टाइमिंग सेट कर लिया कि 1 घंटे में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर डालिए, है ना। हमारे प्रैक्टिस सेशन के बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ पड़े हुए हैं, वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ से जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करना। मैं बार-बार यही कहता हूँ, मेरे एग्ज़ाम क्रैक करने का 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट जो मंत्रा है, उसमें से यही है कि मैंने प्रैक्टिस खूब किया है। मैंने अपने मन में कोई भी पूर्वाग्रह नहीं बैठाया है, कोई भी मेरे मन में प्री कॉन्सेप्ट नोशन नहीं था कि हाँ, ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड है या कुछ है ना? मैं उठा, मैं जाके एग्ज़ाम दे दिया, और एग्ज़ाम निकला। कैसे? क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था, तो मुझे आदत था, है ना? तो ये चीज़ें जो है आपको डालनी होंगी। जो आपका पेपर का टाइमिंग है, उसी टाइम पे प्रैक्टिस करिए, है ना? या तो सुबह का स्लॉट या शाम का स्लॉट, जैसा भी लेना है, उसके टाइमिंग के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है ना, वो ज़्यादा बेहतर टाइम कर पाएँगे, वहाँ भी जाके वैसे सॉल्व कर पाएँगे। ये जो है बहुत लोग जो है मिस कर जाते हैं रिवीजन। आपको रेगुलरली रिवाइज करना होगा। देखिए हमारे पास जो है ना ह्यूमन माइंड है। अब ऐसा नहीं है कि सबका माइंड जो है वो जिसे हम कहते हैं फोटो मेमोरी। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि जो एक बार आपने देख लिया आप भूलोगे नहीं, हैं। तो रेगुलरली आपको रिवाइज करना होगा, और ह्यूमन माइंड रिवीजन से ज़्यादा बेहतर ह्यूमन माइंड के लिए कुछ नहीं है। आप रिवीजन करते जाओगे, चीज़ों को भूलोगे नहीं। तो रेगुलर रिवीजन सेशंस जो है हर हफ्ते जो है कम से कम आप, ताकि आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाएँ, तो उसको आप जॉइन कर सकते हैं, या फिर खुद ही जो है अपने नोट से रिवीजन करिए। कॉन्साइज़ नोट्स बनाइए, फ्लैट्स कार्ड्स बना सकते हैं, ये भी मैं करता था कि छोटे-छोटे कार्ड मेरे स्टडी के टेबल के सामने मैंने चिपका रखा था, और जब भी मेरा ध्यान जाता था उस पे, तो उससे मेरे एक कॉन्सेप्ट कोई एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। तो इम्पोर्टेंट थ्योरी, ऑथर, डेफिनिशन कुछ भी हो सकता है वो आप कर सकते हैं। वीकली और मंथली रिवीजन करिए क्रिटिकल टॉपिक्स का, ताकि आप ज़्यादा मजबूत कर पाएँ। और देखिए रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, मैं बार-बार कहता हूँ, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा। रेगुलरली रिवाइज़ करिए, है ना? अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीज़निंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो इसमें जो है ना आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रास्प होना चाहिए डीआई पे। आजकल डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और टेबल वाले क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आता है ना? पहले तो ग्राफ वगैरह पूछ दिया जाता है, अभी टेबुलर क्वेश्चंस आते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं। टफ नहीं होंगे, लेकिन टाइम बहुत आपका कंज़्यूम कर जाएगा, वहाँ टाइम भी बचाना है आपको। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे रेगुलरली, है ना? अगर आप कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, तो
ऐसा ना हो कि आपको जो है मैथ्स में प्रॉब्लम है और आप जो है बिल्कुल डर गए हैं और फिर आप जो है ये चीज़ें सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना? डेटा हैंडलिंग, कैलकुलेशन वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें आपको लगातार करते रहना है। कैलकुलेशन करने से क्या होता है, एक तो हमारा माइंड शार्प होता है और दूसरी चीज़ कि आप टाइम बचा पाते हो एग्ज़ाम में अगर आपको कैलकुलेशन करने का आदत है तो। तो लॉजिकल रीज़निंग ख़ास तौर से अगर इंडियन लॉजिक के बारे में बात करें, भारतीय तर्कशास्त्र के बारे में और या फिर आप जो है डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करिए, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतना ज़्यादा आपका बेहतर होता जाएगा, है ना? तो आप प्रैक्टिस सेशन में जुड़ते रहिए, वहाँ अब हम कुछ दिनों में डीआई के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? अब टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च अवेयरनेस को भी आप मजबूत बनाइए। देखिए, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड यूनिट है और अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो काफ़ी ईज़ी है इसमें स्कोर करना। तो ये स्कोरिंग आपके यूनिट्स हैं, तो स्कोरिंग यूनिट्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प करिए। देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड तो आपको आपके आगे के जर्नी में भी हेल्प करने वाला है, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। ट्रेंड्स को, पॉलिसीज़ को, रीसेंट रिसर्च को, ये सारी चीज़ों को समझिए, पढ़िए और ये ट्रेंड वगैरह अगर आप जान लेते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्ज़ामिनेशन में आपको लगता है कि मैं जाऊँगा एग्ज़ाम में जाके वहाँ पे दे दूँगा या दे दूँगी एग्ज़ामिनेशन डायरेक्टली, नहीं, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार-बार कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पेस क्या है, कैसे जो है आप काम करते हो, आपका माइंड कैसे काम करता है, कितना समय लेता है और कितना समय आपको हर सेक्शन पे देना है, ये चीज़ें प्लान करिए। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, पहले जो है पेपर 2 करता हूँ अपना, पेपर 2 और पेपर 2 में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले करता हूँ और इसके बाद पेपर 2 करने के बाद मैं आता हूँ पेपर 1 में और इसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले करता हूँ और ये सभी करने के बाद लास्ट में मैं डीआई करता हूँ क्योंकि देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे 15 क्वेश्चन आएंगे तो 15 में से 15 आपको लाना जो है आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो ये 15 तो बिल्कुल फिक्स हो गया। अब इसके बाद जो भी करोगे आप कम से कम ईजी क्वेश्चन छोड़ोगे तो नहीं। और पेपर 2 यूजुअली हमारा बहुत ज़्यादा मतलब सबका जो है अपना-अपना होता है कि हाँ, किनका स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन पेपर 2 सभी का लगभग अच्छा होता है क्योंकि वो हमारा अपना सब्जेक्ट है। पेपर 1 आप लास्ट में करिए और ऐसे ही मैं भी करता हूँ, है ना? और प्रायोरिटाइज़ करिए क्वेश्चन को कि भाई आप जो है ज़्यादा किस चीज़ में बेहतर आपको आता है, कौन से टॉपिक्स आपके अच्छे हैं और किसमें आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, उस हिसाब से आप करिए। किसी का पेपर 1 होता है, किसी का पेपर 2 और मैक्सिमम लोग हैं तो पेपर 2 एजुकेशन अगर आपका है तो एजुकेशन में, पेपर 2 साइकोलॉजी है या फिर मैथ जो भी आपका पेपर 2 जैसे कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, जो भी है, उसके हिसाब से आप पेपर 2 अपना पहले सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, फिर पेपर 1 पे आइए। कंसिस्टेंट रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए 1 दिन 2 दिन तो मैं मोटिवेट कर दूँगा तो आप पढ़ोगे, लेकिन फिर वो मोटिवेशन जैसे ही खत्म होगा क्योंकि वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, तो अगर बाह्य अभिप्रेरणा खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है, आप जो है पढ़ना छोड़ दोगे, फिर से वही अपने दिनचर्या में लग जाओगे जो आप डेली करते थे, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप जेआरएफ करना चाहते हो तो कंसिस्टेंट रहो। तो मैंने क्या-क्या किया था, सबसे पहले तो मैंने सिलेबस को अच्छे से समझा, एनालाइज़ किया। दूसरी चीज़ कि मैंने प्रैक्टिस खूब किया है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। प्रैक्टिस करते-करते इतने सारे क्वेश्चन कर दिए कि जो भी मेरे सामने आता है तो अब मुझे लगता है कि ये मैंने कहीं न कहीं किया हुआ है। तीसरा चीज़ मैंने क्या किया, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए और रिवीज़न बहुत ज़्यादा किया, है ना? रिवीज़न बहुत ज़्यादा अच्छे से किया है मैंने और इसके बाद मैं कंसिस्टेंट रहा, मैं डेली जो है ये चीज़ें करता था, डेली पढ़ाई करता था, डेली क्लासेस अटेंड करता था और डेली रिवाइज़ करता था और क्वेश्चन सॉल्व करता था। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको करना होगा। देखिए बहुत लोगों के बहुत स्ट्रेस है। मैं जानता हूँ कि मेरे जो लर्नर्स हैं ना, बहुत उनमें मैक्सिमम लर्नर्स जो हैं वो विमेन हैं और उनका शादी हो चुका है। तो आपको जो है वहाँ भी अपने ससुराल में मैनेज करना होता है, अपने बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना होता है। तो एक बहुत टीडियस टास्क है और बहुत ज़्यादा आप सबसे पहले तो आप बधाई के ही पात्र हैं कि आपने ये चीज़ें चुनी हैं इतने सारे स्ट्रेस के बावजूद। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो आप? सुबह-सुबह उठिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। छोटे-छोटे शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं पढ़ाई के बीच में, मेडिटेशन कर लीजिए, है ना? छोटे-छोटे एक्सरसाइज कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है मुझसे बात करिए और जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको सिर्फ़ स्टडीज़ में ही नहीं बल्कि आपके लाइफ़ में भी मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। देखिए साइकोलॉजी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसीलिए मैं आप ये भी समझ लीजिए कि मैं गाइडेंस में, काउंसलिंग सेशन में भी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। कई बार मैं वर्कशॉप और सेमिनार्स में भी जाता हूँ इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी टाइप की चीज़ कर सकते हैं फ़ोकस रहने के लिए, काम रहने के लिए, अपने दिमाग को कैसे शांत रखना है,
कठिन से कठिन माहौल है और उसमें भी आपको बिल्कुल शांत बने रहना है। तो ये कंसिस्टेंट रहना और स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए ये रास्ता बहुत लंबा हो सकता है। कई बार आप देखते हैं ना कि आप एक बार आपने नेट दिया, 2 बार आपने नेट दिया, तीसरी बार दिया, चौथी बार फिर भी नहीं हो पा रहा है, नेट हो जा रहा है तो जेआरएफ नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ, इससे आप फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर लोगे। सिलेबस को समझिए, प्रैक्टिस करते रहिए, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन, और कंसिस्टेंट रहिए। अपना मोटिवेशन अंदर से ले आइए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन लाइए, बाहर से नहीं। ऐसा ना हो कि कोई आपको मोटिवेट कर रहा है और तब आप मोटिवेट हो रहे हैं, नहीं। फिर इवैल्यूएट और एडजस्ट करिए। आप अपने परफॉर्मेंस को असेस करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। आपको अपने देखिए, स्वॉट एनालिसिस एक मैनेजमेंट में होता है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये आपको मालूम होना चाहिए अपने बारे में कि आपके मजबूत पक्ष क्या है, स्ट्रेंथ क्या है आपका, आपकी वीकनेसेस क्या है, कहाँ-कहाँ जो है आप कमज़ोर पड़ जाते हो। अपॉर्च्युनिटी देखिए कि हाँ, कहाँ जो है मुझे सुधार करना है, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट है कि मतलब किस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले ले रहा हूँ ये चीज़ें करने में, और इसके हिसाब से अपने स्टडी स्ट्रेटेजी बनाइए। उन टॉपिक्स को जो है ज़्यादा टाइम दीजिए जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना? फीडबैक लीजिए आप मेंटर से, पीयर से, आप मुझसे फीडबैक लीजिए। आप मुझसे पूछिए कि सर यहाँ-यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ? स्पेशली अगर आपको कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है, मैं आपको बताऊँगा। चाहे आप बैच में एनरोल्ड हो, चाहे ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपका हेल्प करूँगा। ये बात आप समझ लीजिए, है ना? तो अपने अप्रोच को रिफ़ाइन करिए। मेरा एक ही लक्ष्य है कि कैसे मैं एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और इसके लिए मैं जो है बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आपको भी रेडी रहना होगा, है ना? और नहीं तो देखिए, मार्केटिंग करने वाले हज़ार लोग हैं, जाइए उनके वीडियोज़ देखिए डेली-डेली, आज ये हो गया, यूजीसी नेट में वो हो गया, तो इधर से ये चेंजेज़ आ गए, तो उधर से वो चेंजेज़ आ गए। तो ये अगर यही करना है आपको तो देखते रहिए, दसियों चैनल भरे हुए हैं, आप जाके देखिए उनको। डेली जो है वो व्यूज़ बटोरने के लिए यही करते हैं, है ना? हमारे चैनल पर हम फ़ोकस करते हैं पढ़ाई पे। ऑथेंटिक न्यूज़ अगर कोई आता है या फिर कोई कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं तो आपको बता दिया जाएगा, और इसीलिए याद रखिएगा कि आज के डेट में यही मार्केटिंग चलता है, जो मार्केटिंग करेगा वही जो है उसके ही व्यूज़ ज़्यादा आएँगे, आप देखते ही हो, है ना? जितना कंट्रोवर्सी करोगे उतना ज़्यादा आपको व्यूज़ आएँगे। तो ये चीज़ें जो है ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से तो शिक्षा के क्षेत्र में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपडेटेड रहना है एग्ज़ाम के नोटिफ़िकेशन से, पॉलिसीज़ क्या-क्या चेंजेज़ आ रहे हैं। जैसे अभी ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हो गया, और ऑफ़लाइन में बहुत लोग जो कंफर्टेबल थे, तब तक ऑनलाइन हो गया। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि अब ऑनलाइन हुआ और उन्होंने जो है ये चीज़ें की, और फिर ऑनलाइन वाले में पैटर्न बिल्कुल अलग। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। यूजीसी के अनाउंसमेंट वगैरह ध्यान देते रहिए कि किस टाइप की पॉलिसीज़ में चेंजेज़ आ रहे हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग आने वाला है क्या, या नहीं आने वाला है? इसके बारे में भी बात हम करेंगे। एक वीडियो बनाऊँगा मैं कि कैसे जो है, क्या नेगेटिव मार्किंग आ सकता है, या फिर क्या अटेम्प्ट लिमिटेड हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पे भी हम डिस्कस करेंगे, है ना? तो आप जो है ना, वो कोई भी चेंज हो रहा है, इसके लिए अपने आप को तैयार करिए, अपने स्ट्रैटेजी को उसके हिसाब से अडॉप्ट करवाइए। लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, उनको एनालिसिस करिए, हमारे मदद से आप कर सकते हैं, है ना? जहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम आपके लिए खड़े हैं। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप जो है सहारा ले सकते हैं अपने मेंटर का, अपने गाइड का, है ना? फिर एक्सपर्ट गाइडेंस सबसे आखिरी में आ जाता है, और सिस्टमैटिक स्टडीज़, इसको मैं भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, है ना? एक्सपर्ट गाइडेंस अगर आपको मिलेगा तो जो चीज़ें आप जो है 3 साल में कर रहे हो सकता है कि वो चीज़ें आप 1 साल में कर लो, है ना? क्योंकि जो उन फ़ेजेज़ से गुज़र चुका है वो ज़्यादा आपको बेहतर बता पाएगा। मैं कैसे क्रैक कर पाता हूँ जेआरएफ, मैं ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा, है ना? कि कैसे-कैसे आप जो है आगे बढ़ेंगे तो जेआरएफ आपका क्रैक हो जाएगा। तो देखिए, आप एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर पढ़िए, है ना? ज़्यादा समय वेस्ट मत करिए मार्केटिंग एजुकेटर्स पे। देखिए यहाँ पे मैंने खास तौर से एक टर्म लिखा है, मार्केटिंग एजुकेटर्स। ये एजुकेटर्स नहीं हैं, ये दीमक हैं जो आपको खा जाएँगे, याद रखिएगा, है ना? अभी ये हो गया, वो हो गया, हज़ार ठो चैनल हैं, लाखों-लाखों सब्सक्राइबर लेके, और यही बातें करते हैं। खाली मार्केटिंग करना है और कुछ नहीं करना। मत वेस्ट करिए अपना कीमती समय। आप जो है अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उससे अच्छा आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, लेकिन वो चीज़ें मत करिए, है ना? वेस्ट करते हैं वो टाइम आपका, बेमतलब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के वही ले आएँगे, घिसे-पिटे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं और कहेंगे कि ये कोर्स चला दिया हमने, वो कोर्स चला दिया हमने यूट्यूब पे। यूट्यूब पे वो जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ट्रैश पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा, है ना? अगर उनके पास हिम्मत होती तो वो लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आएँ, डेली कुछ बनाएँ, कुछ नया ऐड करें और फिर लेके आएँ, है ना? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो अपने कोर्सेज़ में एनरोल करवाना है। आप समझिए, हमारे यहाँ सिर्फ हम इसलिए आपसे फ़ी लेते हैं क्योंकि उस ऐप को मैनेज करना जो है उसके लिए खर्च आता है। जो स्टाफ है उसके लिए खर्च आता है। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा आप खुद देख लीजिए कि व्हाट इज़ द प्राइस फॉर आवर कोर्स एंड व्हाट इज़ द प्राइस फॉर देयर कोर्सेज़, है ना?
तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए ऐसे मार्केटिंग एजुकेटर्स पे। आपका समय जो है वो वापस नहीं करेंगे, वो पैसे कमा के साइड हो जाएँगे और आपका समय जो है वेस्ट हो जाएगा। अपने खुद के नोट्स बनाइए, नहीं बना सकते हैं तो किसी और के नोट्स होंगे जो शॉर्ट नोट्स होंगे उससे आप रिवीजन करिए, है ना? अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता, है ना? मैं इसीलिए अब नोट्स और सिस्टमैटिक नोट्स बनाने जा रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स होंगे ताकि जो भी हमारे लर्नर्स हैं उनको हेल्प मिले, है ना? तो अपने खुद के नोट्स बनाइए और उससे रिवीजन स्टार्ट करिए, हमारे क्लासेस को अटेंड करिए, उससे रिवीजन स्टार्ट करिए, हमारे जो डेली प्रैक्टिस सेशन है उसमें आइए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, चारों ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं और उसमें बहुत सारे अलग-अलग टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो यही तरीका है जिससे मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था, है ना? यहाँ पे मैंने जो लिखा था कि सिलेबस को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस, बिल्कुल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें याद रखिए कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। शॉर्ट नोट्स और रिवीजन करते रहिए और इसके साथ-साथ कंसिस्टेंसी रखिए। लगातार आपको काम करना है, ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट होके छोड़ दिया। कई लोग मेरे यहाँ कॉल करते हैं, कई लर्नर्स हैं जो कहते हैं कि सर अब मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? देखिए, मैं आपको स्टार्ट करवा सकता हूँ, लेकिन उस स्टार्ट को आप ही मेंटेन कर सकते हो, अपने पेस को आप ही मेंटेन कर सकते हो। तो इस चीज़ को याद रखिए और देखिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये वीडियो इसलिए मैं लाया हूँ ताकि आपका मोटिवेशन जो है वो एक बार हाई हो जाए, फिर आप अंदर से अपने आप को मोटिवेट करके और आगे बढ़िए, है ना? तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी हेल्पफुल सेशन के साथ और प्रैक्टिस सेशन में तो मैं आपसे मिलूँगा ही। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।